ओबराय मेंशन के टेरेस पर जतिन और अंश बैठे थे और अंश ने अपना सिर पकड़ा हुआ था क्योंकि उसके सिर में तेज दर्द हो रहा था। जतिन के पूछने पर अंश सब समझाता हूँ कहकर कुछ समय पहले की यादों में खो जाता है और उसके साथ जतिन वो सब याद करता है जब पंडित जी ने कहा था कि कन्या को मंडप में लेकर आइए और जतिन ऊपर जानवी के कमरे में जा रहा था। जतिन आराम से सीटी बजाते हुए जानवी के कमरे की तरफ जा रहा था कि उसे जानवी अपने कमरे से बाहर आते हुए दिखाई देती है तो वो मुस्कुराते हुए उसकी तरफ चला आता है और कहता है, जानू तू अकेले क्यों जा रही है? और वैसे भी मैं तुझे भी बुलाने आया था, चल। जानवी उसका हाथ पकड़ उसे रोक लेती है और कहती है, भाई मुझे आपको कुछ बताना है। जतिन उससे कहता है, जो भी बात करनी है बाद में करेंगे, पर अभी सभी तेरा इंतजार कर रहे हैं, चल। जानवी एकदम से कहती है, मेरे पापा जिंदा हैं। जतिन उसकी बात सुन चौंक जाता है और कहता है, ये तू क्या बोल रही है? मामा जी जिंदा हैं, पर कैसे? जानवी उसे सब कुछ बता देती है, जो कुछ भी उसे साहित्य ने बताया था और जो उसने अस्पताल में देखा था। और उसकी बात सुन जतिन हैरान रह जाता है और हैरानी और खुशी के मिले जुले भाव के साथ उसे देखते हुए कहता है, जानू अभी मामा जी अस्पताल में ही है ना? जानवी ना आंखों से नामे से हिला देती है और कहती है, नहीं, वो माया। क्या माया? जतिन उससे पूछता है तो जानवी कहती है, वो अभी कुछ देर पहले ही मेरे पास आई थी और उन्होंने कहा है कि अगर मुझे मेरे पापा सही सलामत चाहिए तो मुझे इस शादी से पीछे हटना होगा क्योंकि वो साहित्य जी को चाहती है। जतिन उसकी बात सुन हैरान रह जाता है और कहता है, पर उस आंटी को कैसे पता चला कि मामा जी जिंदा हैं और तुझे पूरा यकीन है कि मामा जी उसके पास ही हैं? जानवी उसे बताती है, मुझे नहीं पता कि उन्हें कैसे पता चला कि पापा जिंदा हैं, पर उन्होंने मुझे एक वीडियो दिखाई थी जिसमें पापा उनके पास थे। जतिन परेशानी भाव से कहता है, अब क्या करेंगे जानवी? मुझे पता है कि वो जगह कहाँ पर है और मैं अपने पापा को बचाने जा रही हूँ। जानवी के कहते ही जतिन कहता है, ठीक है फिर मैं भी तेरे साथ चलता हूँ। नहीं भाई, आपको यहाँ पर सब कुछ संभालना होगा और ध्यान रखना होगा कि माया क्या कर रही है और मैं समय पर आ जाऊंगी। जानवी कहती है तो जतिन उससे कहता है, पर जानू तू अकेले कैसे? मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ वो है ना। जानवी ये कहती है तो जतिन हाँ में गर्दन हिला देता है और जानवी को सबसे छुपाते हुए घर के पीछे के रास्ते से बाहर निकाल देता है। उसके जाने के बाद जतिन खुद से कहता है, अंश भाई तेरी मदद की ज़रूरत है। यह कहकर वो अंश को फ़ोन मिलाता है और उसे चुपचाप ऊपर आने को कहता है। और जब अंश उसके पास आता है तो वो उसे सब बता देता है। तो अंश कहता है, भाभी अकेली क्यों चली गई? चल जो हुआ सो हुआ, अब हमें कुछ सोचना होगा कि मेरी सौतेली माँ कुछ कर ना पाए। मैं मेरे भाई की खुशी उन्हें छीनने नहीं दूंगा। अंश के कहते ही जतिन अंश की तरफ देखता है और खुद पर नजरें महसूस कर अंश कहता है, मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? जतिन वैसे ही उसकी तरफ देखता रहता है और उसके ऐसे देखने से अंश समझ जाता है कि वो क्या कहना चाहता है। तो अंश नामे गर्दन हिलाते हुए कहता है, मैं नहीं नहीं कभी नहीं। तुम अपने भाई के लिए इतना सा नहीं कर सकते अंश? मान जाओ ना, वरना मैं कर लेता ये काम, पर मुझे एक और जरूरी काम है जो निपटाना है। जतिन ये कहता है तो अंश उससे पूछता है, ऐसा कौन सा जरूरी काम निपटाना है तुम्हें? जतिन उससे कहता है, चलो मेरे साथ बताता हूँ। अंश जतिन के साथ कहीं चल देता है और जतिन उसे घर के स्टोर रूम में लेकर जाता है और कहता है, खुद ही देख लो। अंश उसे घूरते हुए स्टोर रूम का दरवाजा खोलता है और जो वो देखता है उसे देख उसकी आंखें हैरानी के मारे बड़ी हो जाती हैं और वो वापिस से दरवाजा बंद करते हुए जतिन से कहता है, ये क्या है? जतिन गहरी सांस छोड़ते हुए कहता है, इसका कारण जानने के लिए मुझे तुझे कुछ समय पीछे लेकर जाना होगा। यहाँ पर ये दोनों जानू की जगह मीसा को दुल्हन बनाने की बात कर रहे थे और मैं दरवाजे के बाहर खड़ा सब सुन रहा था। असल में जब कुछ दिन पहले निर्मला राजेश से झगड़ा कर रही थी कि क्यों वो जानवी पर इतना खर्चा कर रहा है, तब कोई दरवाजे के पास खड़ा सब सुन रहा था और वो कोई और नहीं बल्कि जतिन था। अंश उससे कहता है, तो भाभी की शादी सही से करवाने के लिए तूने अपने ही माँ पापा को बेहोश कर यहाँ लाकर बांध दिया है? हाँ तो क्या करता, इन्होंने मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा था। जतिन के कहते ही अंश हाँ में गर्दन हिलाता है और कहता है, तू इतनी बड़ी कुर्बानी दी है तो ठीक है, मैं दुल्हन बनने के लिए तैयार हूँ।
जतिन के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ जाती है और वो अंश के साथ जानवी के कमरे की तरफ चल देता है। और जब वो वहां जाते हैं तो देखते हैं कि मीसा जानवी की जगह तैयार हो रही थी और उसे देख अंश कहता है, ये कहाँ से आ गई। जतिन अपने कंधे उचका देता है और कहता है, वो तो नहीं पता, जब अपने माँ बाप को बांध कर एक पाप कर ही लिया है तो एक और सही। ये कहकर वो एक डंडा लेकर आता है और अपने पीछे छुपाए मीसा की ओर अपने कदम बढ़ा देता है। और जब वो उसकी तरफ पलटती है तो वो उसके सर पर डंडा मार देता है और यह देखने के बाद कि वो जिंदा है, वो उसे ले जाकर अलमारी में बंद कर देता है और अंश को उसकी जगह तैयार होने को कहता है और खुद वहां से चला जाता है। वहीं उसके जाते ही अंश किसी तरह मुश्किल से एक लहंगे में खुद को फिट कर लेता है और वो जब घूंघट डाले खुद को देख रहा था तभी पीछे से कोई आता है और उसके सर पर बांस दे मारता है। और जब अंश घूंघट में ही पलटते हुए उस मारने वाले की तरफ देखता है तो वहां पर माया अपनी आंखों में गुस्सा लिए खड़ी थी। अंश जमीन पर बेहोश होकर गिर जाता है और माया उसे घसीटते हुए टेरिस की तरफ लेकर जाने लगती है। और जब वो अंश को थोड़ा सा घसीटने से ही हाँफने लगती है तो कहती है, मुझे लगा था कि अपने बाप को बचाने के लिए यहाँ से चली जाएगी, पर नहीं, इसे तो ये शादी प्यारी है। खैर, पर ये इतनी भारी कैसे है। तभी माया के दो आदमी वहां आते हैं। उन्होंने शादी में पहने जाने वाले कपड़े ही पहने हुए थे क्योंकि वो यहाँ पर अपना बेस बदल मेहमान बनकर आए थे। माया उन पर गुस्सा करते हुए कहती है, कहाँ मर गए थे। उनमें से एक आदमी कहता है, हम बस आ ही रहे थे। माया उन्हें गुस्से से घूरते हुए कहती है, इसे कहीं ठिकाने लगा दो और जल्दी लगाना। मेरी शादी में मुझे कोई मुश्किल नहीं चाहिए। वो आदमी हामी गर्दन हिलाते हैं और अंश को वहां से ले जाते हैं और ओबराय मेंशन की छत पर सामान के नीचे छुपा देते हैं। वहीं माया अपने लहंगे में तैयार होकर वहां से नीचे चली आती है और शादी के मंडप में बैठ जाती है। प्रेजेंट टाइम। अंश जब सब कुछ जतिन को बता देता है तो जतिन उसके बगल में ही जमीन पर बैठ जाता है और कहता है, तो ये सब हुआ, पर अभी क्या करें। अंश कहता है, वो तो नहीं पता, पर अभी के अभी हमें नीचे चलना होगा और शादी को रोकना होगा। जतिन हाँ में सिर हिलाता है और कहता है, हाँ, पर वो अभी तुम्हें जान भी समझ रही है तो तुम अभी वही बनकर जाना, शायद हमें थोड़ा समय मिल जाए। अंश हाँ में सिर हिलाता है और अपने कपड़े ठीक करने लगता है। तभी जतिन की नज़र उसकी चोट पर जाती है और वो कहता है, पर यह चोट, इसकी चिंता मत करो, मेरे भाई की खुशी के लिए एक क्या 1000 चोट लगवा सकता हूँ। अंश कहता है और फिर वो दोनों वहां से नीचे चले जाते हैं। वही मंडप में साहित्य माया को गुस्से से देख रहा था और माया उसे अपने पास बैठने का इशारा कर रही थी। तभी वहां पर एक आवाज गूंजती है और ये आवाज जतिन की थी, जिसके साथ अंश घूंघट डाले खड़ा था। जतिन तेज आवाज में कहता है, जानवी यहाँ है। सभी की नजरें उस तरफ चली जाती हैं तो वहीं अंश अपना घूंघट थोड़ा और लंबा कर लेता है। माया गुस्से में अपनी जगह से खड़ी होती है और कहती है, ये ये वापस कैसे आ गई। इसे तो मैंने। जतिन उसे देखते हुए कहता है, जानू आ गई है और उसी की शादी जीजू से होगी। वहीं शायद एक नजर जतिन और अंश की तरफ देखता है और फिर माया को देखते हुए कहता है, और आपको शादी की बधाई देने कुछ लोग आए हैं। ये कहने के बाद वो दरवाजे की तरफ देखता है। यहाँ से पुलिस इंस्पेक्टर और उनके साथ कुछ हवलदार और महिला कर्मचारी अंदर आते हैं और वो जाकर माया के हाथों में हथकड़ी पहना देते हैं। वहीं माया के वो दोनों आदमी मौका देख वहां से खिसक जाते हैं और मिस्टर ओबराय इंस्पेक्टर से कहते हैं, इसके खिलाफ रिपोर्ट मैं खुद लिखवाने आऊंगा। इंस्पेक्टर, ले जाइए इसे। माया उनकी तरफ देखती है और कहती है, आप ऐसा नहीं कर सकते सिद्धार्थ, आप मुझसे प्यार, बस बहुत हुआ, आप ले जाइए इन्हें। साहित्य तेज आवाज में कहता है और पुलिस वाले माया को घसीटते हुए वहां से ले जाते हैं। माया के जाते ही साहित्य जतिन की तरफ पलटता है और कहता है, जानवी कहाँ है। जतिन अंश की तरफ इशारा करते हुए कहता है, यह रही जानवी, अभी बताया तो था। साहित्य गहरी सांस छोड़ते हुए कहता है, माया एक औरत थी इसलिए मुझे पता नहीं चला कि वहां जानवी है या माया, पर तुम दोनों को क्या लगता है कि अंश के हाथी जैसे शरीर से यह अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि यह जानवी नहीं है। साहित्य के कहते ही अंश फटाक से अपना घूंघट उठा देता है और कहता है, आपको पता चल गया। जतिन आंखें फाड़े उसे देखता है और वहीं साहित्य अपनी गर्दन हिला देता है और कहता है, यह लहंगा उतार दो, बहुत खराब लग रहा है तुम पर।
और जतिन, तुम मुझे बताओगे कि जानवी कहाँ है? क्योंकि इतना तो मुझे पता है कि तुम कुछ ना कुछ तो जरूर जानते हो। जतिन और हंस एक दूसरे को देखते हैं और साहित्य को सब बता देते हैं, क्योंकि उससे कुछ भी छुपाने का कोई फायदा नहीं था। साहित्य दोनों को देख कर कहता है, तुम दोनों का क्या दिमाग खराब है? अकेले क्यों जाने दिया उसे वहां? जतिन कहता है, वो अकेली नहीं गई है, उसके साथ सुहानी है, उसकी दोस्त। साहित्य अपना माथा पीट लेता है और दोनों को गुस्से से देखता है और वो दोनों अपनी गर्दन झुका लेते हैं। वहीं दादाजी कहते हैं, इन दोनों नालायकों से यही उम्मीद की जा सकती थी। शायद कुछ भी करो, जानवी को सही सलामत ले आओ। वहीं दादी की आंखों से आंसू निकल रहे थे। वो बार बार एक ही बात कही जा रही थी, मेरा प्रताप जिंदा है। साहित्य जतिन और अंश को अपने साथ आने को कहता है और वो तीनों वहां से निकल जाते हैं। कुछ ही देर में साहित्य एक जगह पर अपनी कार रोकता है और कहता है, जानवी के फोन की लोकेशन के हिसाब से वो यहीं कहीं है। अंश कहता है, हमें आसपास देखना चाहिए। दोनों हाँ में सहमति जताते हैं और कार से बाहर निकल इधर उधर जानवी और सुहानी को ढूंढने लग जाते हैं। रात गहरी होती जा रही थी। चारों तरफ मौन सा सन्नाटा पसरा हुआ था और इसी सन्नाटे के बीच लाल रंग के लहंगे में सजी जानवी एक कुर्सी पर बंधी हुई थी और उसकी बगल में सुहानी भी एक कुर्सी पर बंधी हुई थी। उन दोनों के मुंह टेप से बंद किए हुए थे और उनके सामने बैठे गुंडे उन्हीं को देखे जा रहे थे। तभी वहीं दो आदमी जो ओबराय मेंशन में थे दौड़ते हुए वहां आते हैं और कहते हैं, राजू भाई, माया मैडम को पुलिस पकड़ कर ले गई है। राजू ये बात सुन गुस्से में आ जाता है और कहता है, हमारे पैसे कौन देगा? इतना टाइम खोटी कर पहले इस बुड्ढे को अस्पताल से उठाया और फिर इसे बचाने आई इन दोनों को पकड़ा। इतने टाइम में की गई सारी मेहनत बर्बाद हो गई। उनमें से एक आदमी कहता है, अब क्या करेंगे भाई? राजू अपने हाथ में पकड़ रखी गन से अपने सिर को खुजलाते हुए कहता है, करना क्या है? अपने पैसे इन दोनों से निकलवा लेंगे। ये कहकर राजू व्यंग भरी मुस्कान देता है और अजीब नजरों से जानवी को ऊपर से नीचे तक देखता है और खुद पर गंदी नजरें महसूस कर जानवी अपनी पलकें झुका लेती है और मन ही मन खुद से कहती है, ये हम कहाँ फंस गए? साहित्य जी, आप कहाँ हो? राजू जानवी के आगे आकर बैठ जाता है और उसके चेहरे पर अपनी उंगली फिराने लगता है और उसके ऐसा करते ही जानवी की आंखों से आंसू की बूंदें लुढ़ककर उसके गाल पर आ जाती हैं। राजू उसके चेहरे की तरफ अपना चेहरा बढ़ाने लग जाता है कि तभी सुहानी अपनी कुर्सी जोर जोर से हिलाने लगती है और उसे ऐसा करता देख राजू कहता है, इस लड़की को कुछ ज्यादा जल्दी नहीं है? राजू के आदमी आकर सुहानी को पकड़ लेते हैं और राजू जानवी के हाथ पैर खोल देता है और कहता है, मैं तुम्हें कैद कर अपना नहीं बनाना चाहता। मजा तब आएगा जब तुम भागोगी और बचने की कोशिश करोगी, पर बच नहीं पाओगी। यह कहकर राजू हंसने लग जाता है और उसके साथी भी हंसने लग जाते हैं। जानवी भागकर अपने पापा की ओर जाने लगती है, जो इस समय एक दीवार के पास व्हील चेयर पर जिंदा लाश की भांति पड़े थे। जब जानवी अपने कदम आगे बढ़ाती है, तभी राजू उसका पैर पकड़कर खींच लेता है और जानवी आगे की ओर जा गिरती है। राजू जानवी के सिर का दुपट्टा पकड़कर खींच लेता है और उसे अपने हाथ पर लपेट लेता है और राक्षस की भांति हंसते हुए जानवी के करीब जाने लगता है और डर के मारे जानवी अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी राजू के चेहरे पर एक जोरदार लात पड़ती है और वो लड़खड़ाकर पीछे की ओर गिर जाता है और जब अपनी नजरें उठाकर सामने देखता है तो कहता है, कौन है तू हीरो? राजू के सामने खड़ा साहित्य अपनी शांति भरी आवाज में कहता है, अभी कहा तो तूने हीरो। ये कहकर साहित्य आगे बढ़ता है और राजू के चेहरे पर एक मुक्का जड़ देता है और उसके होठों के पास से खून की एक धारा फूट पड़ती है। वही साहित्य की आवाज सुन जानवी अपनी आंखें खोलती है और भरी आंखों से उसकी तरफ देखते हुए धीरे से कहती है, साहित्य जी। वही जतिन और अंश की हाथापाई राजू के आदमियों के साथ चल रही थी और साहित्य राजू को अच्छे से धो रहा था। तभी राजू का एक आदमी आता है और जतिन की पीठ पर जोरदार डंडा मारता है, जिस कारण जतिन लड़खड़ाकर जमीन पर गिर जाता है और एक गुंडा उसे मारने लग जाता है। अंश जल्दी से उसके पास आता है और उस गुंडे को एक जोरदार लात मारकर जतिन से दूर करता है और जतिन को हाथ देकर उठाता है। तब तक एक गुंडा आता है और अंश के चेहरे पर एक जोरदार मुक्का जड़ देता है और उसके चेहरे पर एक गुमला सा बन जाता है, जिसे महसूस कर अंश कहता है, साले तूने अंश ओबराय का कीमती चेहरा बिगाड़ने की कोशिश की।
अंश गुस्से में उस आदमी पर जोरदार वार करता है और वो आदमी बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। वहीं सुहानी ने एक डंडा पकड़ रखा था और जो भी उसके सामने आ रहा था वो उसे उस डंडे से मार रही थी और खुद से दूर रख रही थी। वहीं साहित्य जानवी को उठाता है और उसे अपने पापा को बाहर लेकर जाने को कहता है और उसकी बात मान जानवी मिस्टर मल्होत्रा की तरफ भागती है और उनकी व्हीलचेयर बाहर ले जाने की कोशिश करती है। वहीं राजू का एक आदमी साहित्य के सर पर एक डंडा मारता है जिससे कि उसके सिर में से खून निकलकर उसकी गर्दन पर आ जाता है और जानवी उसे देख जोर से चीखती है, साहित्य जी। साहित्य अपना सिर झटकता है और खुद को संभालते हुए जानवी को इशारे से जाने को कहता है। राजू के दो आदमी आकर साहित्य को घेर लेते हैं और तब तक राजू भागकर अपनी गन उठाता है, जानवी के पास जाता है और व्हील चेयर को एक और धक्का दे देता है जिससे कि प्रताप जी उसमें से बाहर गिर जाते हैं और उनका सिर किसी भारी चीज से टकरा जाता है और राजू जानवी के सिर पर गन तानते हुए सभी को रुक जाने को कहता है। जानवी को मुसीबत में देख साहित्य के हाथ अपनी जगह पर थम जाते हैं और सुहानी भी अपना डंडा फेंक देती है और जतिन और अंश भी शांत होकर खड़े हो जाते हैं। वहीं राजू बिना एक भी पल गंवाए गन का मुंह साहित्य की तरफ करता है और गोली चला देता है। बूम। राजू की गोली चलाते ही उसकी बाजू पर एक डंडा आकर लगता है जिस कारण उसके हाथ से गन छूट जाती है और गोली साहित्य की बाजू में जाकर लग जाती है और उसकी बाजू से खून की धारा फूट पड़ती है और जानवी जोर से चीखती है, साहित्य जी। सभी पलटकर उस दिशा में देखते हैं जहां से डंडा आया था और उस तरफ देख सबकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं कि उस तरफ जानवी के पापा जमीन पर बैठे थे और खुद को संभालने की कोशिश कर रहे थे। उनके सिर से खून निकल रहा था जो उनका सिर किसी चीज से टकराने के कारण हुआ था। जानवी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस तरफ जाए। एक तरफ उसके पापा थे तो दूसरी तरफ साहित्य थे। वहीं पुलिस का सायरन सुन राजू और उसके आदमी लड़खड़ाते हुए वहां से भाग जाते हैं और कुछ पुलिस वाले उनके पीछे चले जाते हैं ताकि उन्हें पकड़ पाए। साहित्य ने अपनी बाजू कसकर पकड़ रखी थी, फिर भी वो जानवी को अपने पापा के पास जाने का इशारा करता है और उसका इशारा पाते ही जानवी रोते हुए उनकी तरफ भाग जाती है और उसके वहां तक पहुंचते ही उसके पापा एक बार फिर बेहोश हो जाते हैं। वहीं अंश और जतिन साहित्य को संभालते हैं और सुहानी भागकर जानवी के पास जाती है। पुलिस वाले राजू और उसके आदमियों को पकड़ कर ले जाते हैं और तब तक अंश और जतिन साहित्य और प्रताप जी को लेकर अस्पताल चले जाते हैं। दोनों का ही काफी खून बह चुका था और उन्हें जल्द से जल्द डॉक्टर की जरूरत थी। शहर के सिटी हॉस्पिटल में रूम नंबर 101 और 102 के आगे दादाजी, दादी, अंश, जतिन, जानवी, सुहानी, मिस्टर ओबराय खड़े थे और सबके चेहरे पर चिंता के भाव थे। जानवी की आंखों से आंसू बह रहे थे क्योंकि उसकी जिंदगी के सबसे जरूरी दो इंसान इस समय कमरे के अंदर बेहोश पड़े थे और उनके पास इंतजार करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। हालांकि साहित्य की बाजू से गोली निकाल दी गई थी पर अभी भी वो बेहोश था। तभी डॉक्टर वहां पर आते हैं और रूम नंबर 102 में चले जाते हैं। यहाँ पर साहित्य बेहोश पड़ा था और उसकी जांच करने लगते हैं और उसे एक इंजेक्शन देने के बाद बाहर आ जाते हैं। तकरीबन 1 घंटे के बाद साहित्य कसमसाते हुए अपनी आंखें खोलता है और हल्का हल्का अपना हाथ हिलाता है और आंखें खोल अपने चारों तरफ देखता है और उसकी नज़र नर्स पर पड़ती है। उसे होश में आता देख नर्स जल्दी से बाहर आती है और सबको बताती है पेशेंट को होश आ गया है और एक बार डॉक्टर उन्हें चेक कर लें फिर आप सब एक एक कर उनसे मिल सकते हैं। डॉक्टर वहां आते हैं और साहित्य की जांच करते हैं और सबको बताते हैं कि साहित्य ठीक है। सभी भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं कि साहित्य ठीक है और सबसे पहले दादाजी उससे मिलने अंदर आते हैं और जब वो बाहर आते हैं तो अंश भागकर अंदर चला जाता है और साहित्य के पास जाकर बैठ जाता है। साहित्य को बेड पर लेटा देख अंश रो देता है और उसका हाथ अपने हाथ में थामे कहता है, भाई आप ठीक हो ना? शायद हल्का मुस्कुराकर कहता है, जिंदा हूं मैं, ऐसे रो क्यों रहे हो? और सिर्फ बाजू में गोली लगी है। अंश अपने आंसू पोंछते हुए बच्चों के जैसे कहता है, बाजू में ही लगी है तो क्या हुआ? आपको दर्द तो हो रहा होगा ना? शायद उससे कहता है, फिक्र मत करो, ठीक हूं मैं। अंश हाँ में सिर हिलाता है पर अभी भी वो काफी परेशान था और उसे खुद के लिए ऐसे परेशान देख
शायद उससे कहता है, अंश अब रोना बंद करो, देखो तुम्हारी नाक बह रही है जैसे बचपन में बहती थी। अंश उसे घूरते हुए कहता है, तब मैं छोटा था और अब नहीं बहती, अगर आपको यकीन ना हो तो देख सकते हो। यह कहकर अंश अपना चेहरा साहित्य के चेहरे के करीब ले जाता है और उसे ऐसे करते देख शायद अपना चेहरा घुमाते हुए कहता है, दूर रहो मुझसे। अंश जानबूझकर उसे तंग करने लगता है और हंसने लगता है, और उसे हंसते देख साहित्य भी मुस्कुरा देता है और उससे कहता है, अच्छा जानवी कहाँ है और उसके पापा अब कैसे हैं? अंश कहता है, भाभी बाहर ही हैं और उनके पापा को अभी होश नहीं आया है, अभी बेहोश है वो। शायद हमें गर्दन हिलाता है और अंश जानवी को अंदर भेजने का कहकर बाहर आ जाता है, और बाहर आते ही जानवी से कहता है, भाभी भाई आपको बुला रहे हैं। जानवी धीमे कदमों से चलते हुए कमरे का दरवाजा खोलती है और साहित्य को देखती है, जो अपनी बाजू को देख रहा था जिस पर गोली लगी थी। जानवी को देख साहित्य हल्का मुस्कुरा देता है और इशारे से उसे अपने पास आने को कहता है। जानवी उसके पास जाकर बैठ जाती है और कहती है, आई एम सॉरी। उसके कहते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं। शायद उससे कहता है, सॉरी पर किस लिए? जानवी कहती है, वो मेरे कारण ही आपको गोली लगी है ना? तुम्हारे कारण? अरे वो तो उस आदमी ने मारी थी, तुमने थोड़ी। पर आप मुझे बचाने के लिए वहां आए थे, तभी आपको गोली लगी। ना आप वहां आते, ना आपको चोट लगती। सब मेरे कारण ही होता है। सभी लोग सही कहते हैं कि मैं सच में मनहूस हूँ। जिसकी जिंदगी में जाती हूँ सब कुछ तबाह कर देती हूँ। अगर वो गोली जरा सी इधर उधर हो जाती तो? ये कहते हुए जानवी फपक कर रो पड़ती है और शायद खुद को संभालते हुए उठता है और जानवी को खींचकर अपने सीने से लगा लेता है और उसके बालों पर हाथ फिराते हुए कहता है, तुम्हारे कारण कुछ नहीं हुआ है और ना ही तुम मनहूस हो जानवी। अगर ऐसा होता तो तुम्हारे पापा आज जिंदा ही ना होते, और अगर तुम मनहूस होती तो उन्हें आज होश ना आता, और अगर तुम मेरी जिंदगी में ना होती तो मुझे कभी माया के बारे में पता ही ना चलता और ना ही मिस्टर ओबराय को, और अगर तुम आज मेरी जिंदगी में ना आती तो मुझे कभी पता ही नहीं चलता कि प्यार क्या होता है। जानवी उससे दूर होते हुए कहती है, पर मैं पर कुछ नहीं, और अगर एक बार भी तुमने ऐसा कुछ कहा तो किसी और का तो पता नहीं, मैं जरूर खुद को मार लूंगा। शायद उसे धमकाते हुए कहता है तो जानवी उसके मुंह पर हाथ रखते हुए कहती है, आप ऐसा नहीं कह सकते। और तुम जो खुद को पता नहीं क्या क्या कहे जा रही हो, उसका क्या? शायद कहता है तो जानवी कहती है, ठीक है आप जीते मैं हारी। जानवी रोते हुए अपनी नाक पोंछती है तो शायद अपना सिर हिलाते हुए कहता है, हाँ हंस की तरह तुम्हारी भी नाक बहती है। जानवी नामे सिर हिला देती है और कहती है, नहीं। शायद उसे देखकर हंस देता है और खुद से कहता है, हंस और जानवी एक जैसे हैं, और अब मुझे लगता है कि मैं इन दोनों बच्चों का बेबी सीटर बन गया हूँ। ये कहते हुए साहित्य मुस्कुरा देता है। तभी हंस वहां आता है और कहता है, भाभी आपके पापा को होश आ गया है। हंस की बात सुनते ही जानवी और साहित्य एक दूसरे को देखते हैं और साहित्य उसे वहां जाने को कहता है। वहीं जब जानवी बाहर आती है तो दादी उसके पापा के कमरे से रोते हुए बाहर आती हैं और जानवी के पास जाकर उसके गाल पर हाथ रखते हुए कहती हैं, जा गुड़िया अपने पापा के पास। जानवी कांपते हाथों से दूसरे कमरे का दरवाजा खोलती है। उसे डर था कि कहीं उसके पापा उसे पहचानने से इनकार ना कर दें, और ऐसा हो भी सकता था क्योंकि जानवी उनके लिए पूरी तरह से अनजान थी। वो अंदर आती है और देखती है कि उसके पापा बेड की टेक लगाए बैठे थे। जानवी उनके पास जाती है और धीमे स्वर में कहती है, पापा। प्रताप जी उसकी तरफ देखते हैं और उनकी आंखों से आंसू बह जाते हैं, क्योंकि अभी अभी दादी ने उन्हें बताया था कि उनको कोमा में गए हुए लगभग 20 साल हो चुके हैं और इन 20 सालों में उनकी बच्ची जानवी बड़ी हो चुकी है। जानवी भागकर जाती है और उनके गले से लग जाती है और वो दोनों काफी समय तक एक दूसरे के गले लगे रोते रहते हैं। आखिर आज एक बेटी को उसके पापा और एक बाप को उसकी बेटी जो मिले थे। काफी देर बाद जब वो अलग होते हैं तो प्रताप जी जानवी का चेहरा देखते हुए कहते हैं, बिल्कुल उर्मिला जैसी हो तुम। मैं उससे लगाई शर्त जीत गया। मैंने कहा था कि बेटी होगी और उसे लगता था कि बेटा होगा, और अब मैं उसे कहूंगा कि हमेशा की तरह इस बार भी मैं ही जीता हूँ। पर उर्मिला कहाँ है? बाहर है क्या? प्रताप जी के पूछते ही जानवी अपनी जगह पर स्तब्ध सी रह जाती है और समझ जाती है कि दादी ने उन्हें उर्मिला
जी यानी जानवी की माँ के बारे में नहीं बताया है और इसलिए वो भी उन्हें नहीं बताती है और वो घर पर कुछ सामान लाने गई हैं कह देती है। प्रताप जी हाँ में सिर हिलाते हैं और कहते हैं ठीक है, पर मुझे अभी याद आया कि बेहोश होने से पहले मैंने किसी पर गन ताने देखा था और उस पर डंडा भी फेंका था। क्या वो इंसान ठीक है? और कौन था वो? जानवी समझ जाती है कि वो साहित्य और राजू की बात कर रहे हैं, तो वो उनसे कहती है पापा वो साहित्य जी थे, मेरे होने वाले पति। प्रताप जी उसकी बात सुन चौंक जाते हैं और कहते हैं जैसा माँ ने मुझे बताया कि 20 साल बीत चुके हैं, उस हिसाब से तुम अभी 20 साल की ही हो। और तुम्हारी शादी? प्रताप जी अपने कमरे में थे और इस समय उनके चेहरे पर परेशानी के भाव थे, जो साफ साफ बयान कर रहे थे कि वो जानवी की बात सुन चिंतित हो उठे थे। प्रताप जी जानवी का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहते हैं तुम्हारी शादी? तुम पर किसी ने दबाव तो नहीं बनाया ना? अगर ऐसा है तो तुम अभी के अभी ना कर दो। मैं हूं ना, सब संभाल लूंगा, पर अपनी बच्ची को किसी जबरदस्ती के रिश्ते में बंधने नहीं दूंगा। जानवी उन्हें शांत करवाते हुए कहती है नहीं पापा, ऐसा कुछ नहीं है। किसी ने मुझ पर दबाव नहीं डाला है और सब कुछ मेरी मर्जी से हो रहा है। प्रताप जी उसकी तरफ देखते हैं तो जानवी उनसे कहती है मैं और साहित्य जी एक दूसरे से प्यार करते हैं पापा, और हम दोनों ने ही शादी का फैसला किया है। और साहित्य जी मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, सच में। प्रताप जी उससे कहते हैं वो अभी कहाँ है? जानवी कहती है वो अभी अपने कमरे में है, उनकी बाजू में गोली लग गई थी। मुझे उनसे मिलना है अभी, क्या तुम मुझे वहां ले जाओगी? प्रताप जी के पूछने पर जानवी उन्हें यह कहकर मना करती है कि वो अभी आराम करें, पर प्रताप जी उसकी बात नहीं मानते हैं, तो मजबूरन जानवी हाँ में सिर हिला देती है और उन्हें व्हील चेयर पर बैठने में मदद करती है और फिर कमरे से बाहर ले आती है। वहां मौजूद सभी लोग उन दोनों को देखते हैं, जैसे समझने की कोशिश कर रहे हों कि वो कहाँ जा रहे हैं। जानवी व्हील चेयर को साहित्य के कमरे के अंदर लेकर जाती है और उन दोनों को देखते ही साहित्य जो लेटा हुआ था उठकर बैठ जाता है और कहता है आप यहाँ? मुझे बता दिया होता मैं आ जाता। प्रताप जी उससे कहते हैं नहीं बेटा, आपको चोट लगी थी इसलिए मैं ही आ गया। नहीं, इतनी भी सीरियस नहीं है ये। आप क्यों परेशान हुए, मुझे बता देते। साहित्य कहता है तो प्रताप जी जानवी को बाहर जाने का इशारा करते हैं और कहते हैं मुझे इनसे अकेले में बात करनी है। जानवी हाँ में गर्दन हिलाती है और साहित्य को देखते हुए बाहर चली जाती है। उसके जाते ही प्रताप जी साहित्य से कहते हैं देखो बेटा, मुझे अभी जानवी ने बताया कि तुम दोनों की कल रात शादी थी, जो हो नहीं पाई। खैर, मैं आपसे एक पिता होने के नाते ये कहना चाहता था कि कभी मेरी बच्ची का दिल मत तोड़िएगा। मैंने उसकी आंखों में एक चमक देखी थी जब वो आपके बारे में बात कर रही थी, और मैं बीच में पड़कर आप दोनों को अलग नहीं करना चाहता, जबकि इतने साल उससे दूर रहा। मैं बस इतना ही चाहता हूँ कि वो हमेशा खुश रहे। आखिर भाई अब मेरी जिंदगी जीने की आखिरी सहारा है। ये कहकर प्रताप जी रो पड़ते हैं और कहते हैं चाहे कोई मुझसे कितना भी छुपा ले, पर मैं इतना तो समझ गया हूँ कि उर्मिला। ये कहते कहते वो बीच में रुक जाते हैं और फिर कुछ देर बाद कहते हैं मैं यहाँ अस्पताल में रहूं और उर्मिला घर पर हो, और मेरे होश में आने की खबर सुन वो अब तक नहीं आई। और जब माँ से या जानवी से उसके बारे में पूछा, तब उन्होंने अलग अलग बातें कहकर बात टाल दी थी। और इन सबसे मुझे ये तो पता चल ही चुका है कि वो अब इस दुनिया। प्रताप जी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, तो शायद आगे बढ़कर उन्हें गले से लगा लेता है। कुछ देर बाद जब वो अलग होते हैं तो शायद उनका हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहता है मैं आपसे वादा करता हूँ कि कभी भी जानवी को कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा, उसे हमेशा खुश रखूंगा। प्रताप जी हल्का मुस्कुरा देते हैं। वहीं बाहर जानवी चिंता के मारे इधर से उधर चक्कर काट रही थी कि अंदर वो लोग क्या बातें कर रहे हैं। आखिर जब उससे रहा नहीं जाता तो वो कमरे के अंदर चली जाती है और देखती है कि वो दोनों एक दूसरे से नॉर्मली बातें कर रहे थे। और जब उनकी नज़र जानवी पर पड़ती है तो प्रताप जी कहते हैं गुड़िया, वहाँ क्यों खड़ी हो, अंदर आओ ना। जानवी उनके पास चली जाती है तो प्रताप जी उसका हाथ पकड़कर साहित्य के हाथ में दे देते हैं और उन दोनों को देख मुस्कुरा देते हैं। वहीं अस्पताल के बाहर राजेश और निर्मला एक दूसरे से लड़ते हुए आ रहे थे, क्योंकि अब तक उन्हें भी पता चल चुका था कि प्रताप जी जिंदा हैं
और उनके जिंदा होने की खबर सुन दोनों की सांसें अटकी पड़ी थी। जब वो अस्पताल के अंदर आते हैं तो देखते हैं कि परिवार के सभी लोग वहां थे, और जब उनकी नज़र राजेश और निर्मला पर पड़ती है तो सबकी आंखें सिकुड़ जाती हैं, क्योंकि अंश और जतिन ने सबको बता दिया था कि वो लोग जानवी की जगह मीसा को देने वाले थे। इस बात से अनजान राजेश वहां आता है और कहता है, जीजा जी की तबीयत कैसी है अब? उसके इतना कहने की ही देर थी कि दादी अपनी जगह से उठती हैं और राजेश को एक थप्पड़ रसीद करते हुए कहती हैं, तुझे शर्म नहीं आई राजेश ये सब करते हुए? मुझे लगा था कि तू बदलने लगा है, शायद तेरे दिल में मेरी गुड़िया के लिए प्यार जागने लगा है, पर नहीं, तुम जैसे लोग कभी सुधर ही नहीं सकते। अपनी बहन और जीजा के मरने की खबर सुन कहा तुम्हें उस बच्ची का ध्यान रखना था, पर तुम लोगों ने क्या किया उसके साथ? तब मैंने कुछ नहीं कहा, चुप रही कि चलो ठीक है, मैं हूँ उसके पास, पर अब नहीं, मैं अपनी बच्ची की खुशी किसी को नहीं छीनने दूंगी। ये कहते हुए दादी गुस्से से कांप रही थी। वहीं राजेश सिर झुकाए खड़ा था। बाहर हो रहा शोर सुन प्रताप जी जानवी के साथ बाहर आते हैं और उनके साथ ही साहित्य भी बाहर आ जाता है। प्रताप जी को इस बारे में कुछ नहीं पता था, इसलिए वो दादी से पूछते हैं, माँ क्या हो रहा है यहाँ पर? उनके ये पूछते ही दादी उन्हें सब बता देती है, और उनकी बात सुन प्रताप जी बेयकीनी से राजेश और निर्मला को देखने लगते हैं और कहते हैं, मुझे तुम दोनों से ये उम्मीद नहीं थी राजेश, सिर्फ उर्मिला के लिए, क्योंकि तुम उसके भाई हो। मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दे रहा हूँ। आज के बाद कभी भी अपनी शक्ल मुझे मत दिखाना। मैं समझ लूंगा कि उर्मिला के साथ उससे जुड़े रिश्ते भी मुझसे दूर हो गए। प्रताप जी के मुंह से ये बात सुन सब हैरान रह जाते हैं कि इन्हें पता चल चुका है कि उर्मिला जी अब इस दुनिया में नहीं है। राजेश और निर्मला वहां से चले जाते हैं और उनके जाते ही जतिन सबसे कहता है, फूफा जी मैं भी चलता हूँ। दादी उसकी तरफ देखते हुए पूछती हैं, तुम कहाँ जा रहे हो जतिन? जतिन कहता है, चाहे वो लोग जैसे भी हैं, पर दादी है तो मेरे माँ पापा ही ना, और उन्हें ऐसे अकेला छोड़ना ठीक नहीं होगा। पर अब जब भी जानू की शादी होगी मुझे जरूर बताना, मैं पक्का आऊंगा। दादी भरी आंखों से हाँ में गर्दन हिलाती हैं, और सबके मिलने के बाद जतिन जानवी के पास जाता है और जानवी उसे लिपट जाती है और रोने लग जाती है। जतिन उसके सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहता है, अरे मैं आऊंगा ना, जब तक तुझे तंग नहीं कर लेता तब तक मेरा दिन कहाँ निकलता है, और इतने सस्ते में नहीं छोड़ने वाला तुझे। आखिर इतने बड़े परिवार में शादी हो रही है तेरी, कुछ फायदा मेरा भी होना चाहिए। जतिन की बात सुन जानवी उसके कंधे पर जोर से मारती है तो जतिन हंस देता है और कहता है, अच्छा अपना ध्यान रखना और हमेशा खुश रहना। यह कहकर जतिन सबसे विदा लेता है और वहां से चला जाता है। उसके जाते ही अंश मुंह लटकाए साहित्य के पास आता है और कहता है, भाई मेरा इकलौता दोस्त चला गया। शायद उसका हाल समझ सकता था तो वो उसे खींच खुद के करीब कर लेता है। लगभग 2 महीने बाद एक बार फिर ओबराय मेंशन में शादी की तैयारियां बड़े धूमधाम से की जा रही थी। पूरा ओबराय मेंशन दुल्हन की भांति सजाया गया था और सभी खुश थे। आखिर इतनी मुश्किलों के बाद आज साहित्य और जानवी की शादी जो होने वाली थी। वही साहित्य के कमरे में साहित्य शीशे के सामने खड़ा था और ना जाने कब से तैयार हुए जा रहा था, और उसके बेड पर बैठा अंश उसे देखे जा रहा था। आखिर जब काफी समय बीत जाता है तो अंश चिढ़ते हुए उठता है और कहता है, भाई और कितना तैयार होंगे? मानता हूँ आपकी शादी है, पर बार बार खुद को क्यों शीशे में देखे जा रहे हो? शायद उससे कहता है, तुम नहीं समझोगे अंश। अंश मुंह फुलाकर बेड पर बैठ जाता है और साहित्य को देखने लग जाता है। तभी दादाजी उसके कमरे में आते हैं। उनके साथ मिस्टर ओबराय भी थे, जिनके हाथ में साहित्य की पगड़ी थी। दादाजी मिस्टर ओबराय का हाथ पकड़े उन्हें अंदर लेकर आते हैं और साहित्य से कहते हैं, साहित्य बैठो वहां पर। साहित्य एक नज़र दादाजी के साथ खड़े सिद्धार्थ को देखता है और फिर दादाजी की तरफ देखता है और बिना कुछ कहे चुपचाप जाकर बेड पर बैठ जाता है। दादाजी सिद्धार्थ को आगे बढ़कर साहित्य को पगड़ी बांधने को कहते हैं तो सिद्धार्थ कांपते हाथों से साहित्य के सर पर पगड़ी बांधने लगते हैं। उनकी आंखों में आंसू भरे हुए थे और वहीं साहित्य उनकी तरफ ही देख रहा था। जब मिस्टर ओबराय पगड़ी बांध देते हैं तो साहित्य से दूर होकर खड़े हो जाते हैं। दादाजी साहित्य और सिद्धार्थ से कहते हैं, अब बस करो एक दूसरे से नाराजगी। तुम दोनों ही जानते हो कि इस समय तुम दोनों क्या महसूस कर रहे हो। साहित्य सिद्धार्थ को अपने किए का पछतावा है,
और मैं जानता हूँ बेटा कि ये आसान नहीं है तुम्हारे लिए, पर एक बार कोशिश करके तो देखो। और वैसे भी सिद्धार्थ कुछ दिनों में यहाँ से जाने वाला है। कहाँ? साहित्य और अंश एक स्वर में कहते हैं। तो दादाजी भी कुछ कहने वाले होते हैं कि मिस्टर ओबराय उन्हें कुछ भी बताने से मना कर देते हैं। तभी साहित्य अपनी जगह से उठता है और सिद्धार्थ के सामने आकर कहता है, आप दोनों कुछ छुपा रहे हो हमसे। सिद्धार्थ नामे सिर हिला देते हैं तो दादाजी बोल पड़ते हैं, उसे कैंसर है और उसके इलाज के लिए वो वहां से जा रहा है। दादाजी की बात सुन साहित्य और अंश दोनों हैरान रह जाते हैं और बेयकीनी से मिस्टर ओबराय को देखते हैं जो सिर झुकाए खड़े थे। अंश और साहित्य एक दूसरे को देखते हैं और अब दोनों से रहा नहीं जाता तो वो आगे बढ़कर सिद्धार्थ के गले लग जाते हैं। इस समय उन तीनों की आंखों में आंसू थे और उन्हें ऐसे देख दादाजी की आंखें भी नम हो जाती हैं और वो भगवान को धन्यवाद करते हैं कि आखिर उनका परिवार एक हो ही गया। भाई एक बहुत बड़े हॉल में शादी की सारी तैयारियां हो चुकी थी और वहाँ के एक कमरे में जानवी बैठी तैयार हो रही थी और पास में खड़ी सुहानी कुछ ना कुछ बोल उसे हंसा रही थी। वहीं नीचे प्रताप जी सारी तैयारियां बार बार देख रहे थे। आखिर आज उनकी इकलौती बेटी की शादी जो थी। तभी एक छोटी लड़की भागते हुए आती है और कहती है, बारात आ गई। उसकी बात सुन सभी दरवाजे की ओर उनके स्वागत के लिए जाते हैं और प्रताप जी कहते हैं, जतिन देख कर आना गुड़िया तैयार है कि नहीं। उनकी बात सुन जतिन मुस्कुराते हुए जानवी के कमरे की तरफ बढ़ जाता है और उसे देख जानवी मुस्कुरा देती है। जतिन उससे पूछता है, क्यों गुड़िया तैयार हो? जानवी हाँ में सिर हिलाती है और फिर कहती है, अगर मामा और मामी और मीसा होते तो अच्छा होता ना। जतिन उससे कहता है, शादी की इतनी खुशी चढ़ गई है कि लड़की तो पागल ही हो गई है। जानवी उसे घूर कर देखती है तो जतिन कहता है, माँ पापा तो आने से रहे और मीसा एक बार उसके सर पर क्या लग गई, वो तो बिस्तर ही पकड़ कर बैठ गई है। सुहानी हंसते हुए कहती है, वैसे जतिन तुमने उस बेचारी का सिर बहुत बुरा फोड़ा था। उसकी बात सुन जतिन अपने सिर के पीछे हाथ घुमाता है और मुस्कुरा देता है। कुछ ही देर में पंडित जी जानवी को नीचे बुलाने को कहते हैं और जब जानवी दुल्हन के निवास में नीचे आती है तो शायद उसे देखता ही रह जाता है। पंडित जी शादी की विधियां पूरी करवा रहे थे और वहीं सुहानी एक तरफ खड़ी थी और उसके बगल में जतिन खड़ा था। वो उससे कहता है, वैसे सुहानी तुमने जीजू के जूते उठा लिए क्या? सुहानी मुस्कुराकर कहती है, तुम्हें क्या लगता है? मुझे लगता है हाँ। जतिन के ये कहते ही वो दोनों मुस्कुरा देते हैं कि तभी अंश वहां आता है और सुहानी से कहता है, आप भाभी की दोस्त हो ना? सुहानी हाँ में गर्दन हिलाती है तो अंश मुस्कुराकर कहता है, वैसे आप आज काफी खूबसूरत लग रही हो। सुहानी उसे थैंक यू कहती है और वहीं जतिन अंश को घूर कर देखता है। पंडित जी के कहते ही कि शादी संपन्न हुई, सभी तालियां बजाते हैं और जब वो दोनों मंडप से बाहर निकल सबका आशीर्वाद लेते हैं और फिर शायद अपने जूते ढूंढता है जो कि उसे कहीं नहीं मिलते हैं। दादाजी हंसकर कहते हैं, जूते नहीं मिल रहे मतलब चोरी हो गए, अब क्या करोगे साहित्य? साहित्य को पता था यह सब सुहानी का किया हुआ है तो वो उसकी तरफ देखता है तो सुहानी मुस्कुरा देती है और साहित्य से नेक लेने के बाद उसके जूते वापस कर देती है। आखिर कुछ और रस्मों के बाद जानवी की विदाई हो जाती है और धूमधाम से उसका ओबराय मेंशन में गृह प्रवेश करवाया जाता है और वहां जाते भी उन दोनों को कुछ रस्में करनी पड़ती हैं और फिर इसके बाद जानवी को साहित्य के कमरे में लेकर जाया जाता है। रात के लगभग 11 बजे साहित्य कमरे में आता है तो देखता है कि जानवी खिड़की के पास खड़ी थी और चांद को देख रही थी। इस समय उसकी आंखें बंद थीं तो साहित्य धीमे कदमों से उसके पास जाता है और पीछे से उसे हक कर लेता है और उसका स्पर्श महसूस करते ही जानवी अपनी आंखें खोल लेती है और कहती है, आखिर कितनी मुश्किलों के बाद हम एक हो ही गए ना साहित्य जी। साहित्य मुस्कुरा देता है और उसके कंधे पर अपना चेहरा टिकाते हुए कहता है, हाँ। साहित्य के होंठ जानवी की गर्दन पर चढ़ने लगते हैं और उसका स्पर्श महसूस कर एक बार फिर जानवी की आंखें बंद हो जाती हैं और वो घूमकर साहित्य के सीने से लग जाती है और वो उसे अपनी बाहों में गिरफ्तार कर लेता है और उसके होठों पर अपने होठ रख देता है और इसी के साथ कमरे में फैली रोशनी मध्यम होने लगती है और वो दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं।
जानवी अपने कमरे के शीशे के सामने खड़ी थी और अपनी साड़ी ठीक कर रही थी और साथ ही साहित्य को आवाज दे रही थी जो अभी तक सो रहा था। साहित्य जी उठिए, पहले आप ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे। पर पता नहीं दिन ब दिन आपको क्या होता जा रहा है। जानवी ये कहते हुए झुंझला उठती है क्योंकि उसकी साड़ी बंधने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी उसे महसूस होता है कि किसी ने उसे पीछे से पकड़ लिया है और यह कोई और नहीं बल्कि साहित्य ही था जो अभी अभी जानवी से डांट खाने के बाद उठकर आया था। जानवी खुद को उसकी पकड़ से छुड़ाते हुए कहती है, आप छोड़िए मुझे और जाकर नहा लीजिए। आपके कारण हम सबको देर हो जाएगी और पता चलेगा कि आज की पार्टी शुरू होकर खत्म भी हो गई। शायद अजीब मुंह बनाए खड़ा हो जाता है और कहता है, मेरे कारण कोई देर नहीं होने वाली डॉक्टर साहिबा। मैं यूं गया और यूं आया, पर तब तक आप अपनी साड़ी जरूर बांध लेना। यह कहकर साहित्य बिजली की रफ्तार से बाथरूम के अंदर जाता है और उसे देख जानवी अपना सिर हिला देती है और फिर से अपनी साड़ी में उलझ जाती है। कुछ ही देर में साहित्य बाहर निकलता है और जानवी को खींचकर शीशे से दूर कर देता है और खुद उसके सामने खड़ा होकर तैयार होने लगता है। और भाई जानवी मुंह खोले उसे देखती रहती है। शीशे में से जानवी का ऐसा चेहरा देख साहित्य कहता है, क्या हुआ जानवी, जल्दी करो, तुम्हारे कारण हम सबको देर हो जाएगी और मुझे और मेरी बेटी दोनों को देर करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और खासकर उसके पहले जन्मदिन पर। यह कहने के बाद साहित्य परफ्यूम लगाते हुए जानवी की तरफ पलटता है और कहता है, मैं तैयार हूँ। ब्लैक कलर के थ्री पीस सूट में साहित्य बहुत हैंडसम लग रहा था और हमेशा बिना किसी भाव के रहने वाले उसके चेहरे पर आज एक मुस्कुराहट थी। जानवी अभी भी अपनी साड़ी को अपने हाथों में पकड़े मुंह लटकाए खड़ी थी और उसे यूं देख साहित्य अपना सिर हिला देता है और उसकी मदद करने लगता है। और जब वो साड़ी बांध देता है तो उसके कान के पास जाकर कहता है, जब भी हमें कहीं जाना होता है या फिर कोई स्पेशल दिन होता है उस दिन तुमसे साड़ी क्यों नहीं बनती। हाँ। जानवी कुछ नहीं कहती पर अपनी पलकें झुका लेती है और उसे यूं देख साहित्य मुस्कुरा देता है और कहता है, वैसे तुम पर यह लाल रंग काफी अच्छा लगता है। यह कहते हुए साहित्य उसके चेहरे के करीब जाने लगता है पर जानवी उसे धक्का देकर नीचे भाग जाती है और साहित्य अपना सिर हिलाते हुए उसके पीछे चल देता है। जब वो दोनों नीचे आते हैं तो उनके कानों में किसी छोटे बच्चे के हंसने की आवाज आती है और ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि उनकी बेटी सानवी की थी जो कि इस समय अंश की गोद में थी और उसके साथ खेल रही थी। सानवी अभी 1 साल की थी पर देखने में वो काफी क्यूट थी। उसकी आंखें बिल्कुल जानवी जैसी थी पर बाकी वो बिल्कुल साहित्य के जैसी ही थी। जानवी अंश को आवाज देती है, अंश। अंश उसकी तरफ पलटता है और मुस्कुरा देता है। अंश पहले से काफी मैच्योर हो गया था और अब वो साहित्य के साथ मिलकर ऑफिस का काम भी करता है पर अभी तक सिंगल था। अंश जानवी के पास आता है और सानवी को उसे देते हुए कहता है, ये लीजिए भाभी जान, अभी हम दूसरे काम देख लें। जानवी हाँ में गर्दन हिलाती है तो अंश वहां से जाने लगता है पर सानवी रोने लगती है और अपनी बाहें उसकी तरफ करने लगती है जैसे चाह रही हो कि अंश उसे उठा ले। उसकी यह हरकत देख अंश वहीं रुक जाता है और कहता है, ओ तो लड्डू नहीं चाहता कि चाचू जाएं। चलो ठीक है, लड्डू और चाचू साथ में चलेंगे। ये कहते हुए अंश सानवी को उठा लेता है और पार्टी के अरेंजमेंट देखने लगता है। वहीं जानवी मेहमानों का स्वागत करने लगती है और शायद आराम से एक तरफ खड़ा होकर सब देखता रहता है। तभी कोई एक बड़ी सी डॉल को अपने चेहरे के आगे किए आता है और सानवी के सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, पहचानो पहचानो कौन। सानवी उस डॉल को लेने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाती है तो वो इंसान उसे अपनी गोद में उठा लेता है और प्यार से उसका माथा चूमता है। यह कोई और नहीं बल्कि प्रताप जी थे जो अपनी नातिन के जन्मदिन पर आए थे। सानवी भी झट से उनके पास चली जाती थी। ऐसा लगता था जैसे उन दोनों में गहरा रिश्ता है। और वहीं प्रताप जी जो पल वो जानवी के साथ नहीं जी पाए थे वो पल वो सानवी के साथ जी रहे थे। तभी मिस्टर ओबराय भी वहां आ जाते हैं। उन्होंने अपना सारा इलाज विदेश में ही करवाया था और अब वो पहले से काफी ठीक थे। मिस्टर ओबराय सानवी को अपनी गोद में उठा लेते हैं और कहते हैं, आज तो मेरा बच्चा 1 साल का हो गया और आपके लिए दादू बहुत सारी चीजें लाए हैं। आप खेलोगे ना। सानवी खिलखिलाकर मुस्कुरा उठती है कि तभी जतिन वहां आता है और सानवी को गोद में लेते हुए कहता है,
आज तो मामू भी सानवी के लिए बहुत अच्छे अच्छे कपड़े लाए हैं। अंश सानवी को उसे लेते हुए धीरे से कहता है, लड्डू, हमें इन गंदे मामू के पास नहीं जाना है। इन गंदे मामू ने आपकी चाची छीन ली। सानवी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से जतिन की तरफ देखने लग जाती है, जैसे उसे अंश की सारी बात समझ में आ गई हो। और वही अंश की बात सुन जतिन कहता है, क्या सिखा रहे हो सानू को? पर पता नहीं क्यों मुझे कुछ जलने की बदबू आ रही है। उसे घूर कर देखता है कि तभी सुहानी सानवी को उसके पास से लेते हुए कहती है, अरे सानवी, किसके पास आ गई? जतिन जानबूझकर अंश की तरफ देखते हुए कहता है, अपनी होने वाली मामी के पास। और किसके पास? है ना सानू? अंश उसे देख हल्के से कहता है, कमीना है तू। और फिर हंस देता है और उसे हंसते देख जतिन भी मुस्कुरा देता है। तभी अंश को कुछ याद आता है और वो इधर उधर देखते हुए उसे पूछता है, दादी नहीं आई? नहीं, वो तीर्थ यात्रा पर गई हुई हैं अपनी सहेलियों के साथ। पर उन्होंने हमारी सानू के लिए ढेर सारा प्यार भेजा है। जतिन कहता है तो अंश हाँ में सिर हिला देता है। तभी साहित्य माइक में कहता है, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप यहाँ आए और मेरी बेटी सानवी को आप सबने बहुत सारी ब्लेसिंग दी। सभी उसकी तरफ देख रहे थे और उसकी बातें सुन रहे थे। और फिर कुछ देर बाद सर्वेंट केक लेकर आते हैं और हाल के बीचों बीच रख देते हैं। साहित्य सानवी को अपनी गोद में उठा लेता है और फिर जानवी और वो दोनों मिलकर केक काटते हैं और सभी तालियां बजाते हैं। इसके बाद म्यूजिक बजता है और सभी कपल डांस करने लगते हैं। भाई हंस ऊपर की तरफ देखते हुए कहता है, काश दादू आज आप भी होते। ये कहने के बाद हंस सामने की तरफ देखने लग जाता है। यहाँ पर साहित्य और जानवी डांस कर रहे थे। साहित्य ने अपने हाथ जानवी की कमर पर रखे हुए थे। वो उसके कान में कहता है, तुम्हारे साथ ये 5 साल कब बीत गए पता ही नहीं चला। जानवी हल्का मुस्कुराकर कहती है, हाँ, आखिर हमारा इश्क वाला लब है ही ऐसा। शायद मुस्कुराते हुए उसके सर से अपना सर जोड़ लेता है और वो दोनों आंखें बंद कर एक दूसरे की सांसों को महसूस करने लगते हैं। दी एंड।